तो बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नया चैप्टर है रासायनिक साम्य, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करी जाए तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है आपका, ठीक है ना। तो रासायनिक साम्य की अगर बात करी जाए तो ये चैप्टर जो है साम्य नाम से दिया हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम नाम से दिया हुआ है। अब साम्य जो है ये बेसिकली 3 पार्ट में हम क्लासिफाई करके इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है इसका रासायनिक साम्य, दूसरा होता है भौतिक साम्य और तीसरा होता है हमारा आयनिक साम्य, ठीक है। तो 3 पार्ट में ये चैप्टर है, जिसमें पहले 2 पार्ट हमारे रासायनिक साम्य में ही आएंगे, यानी रासायनिक साम्य और भौतिक साम्य हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है आयनिक साम्य, वो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, तो वो हम दूसरे पार्ट में उसको स्टडी करते हैं। वहाँ पीएच रिलेटेड, एसिड बेस रिलेटेड कैलकुलेशंस आती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इस चैप्टर का ओवरव्यू कि भाई 3 पार्ट के अंदर स्टडी करनी है। तो हमारा मेनली यहाँ पे कौन कौन सा है? एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो रहेगा हमारा वो है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि भौतिक साम्य। अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बच्चों अपन ये देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये नाम आए कहाँ से। असल में वास्तविकता में ये नाम जो आए हैं ये इनकी केमिकल रिएक्शन में उपस्थित अभिकर्मक और उत्पाद में क्या क्या चीजें उपस्थित है उनके आधार पे आया है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपने PCl5 लिया गैस और इसको गर्म किया, ठीक है। अब इसको गर्म करने के बाद में हमें क्या मिला बच्चों? एक तो PCl3 मिला, ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिला? Cl2 मिला। ये 2 चीजें अपने को प्राप्त हुई। अब जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। ये रिएक्शन में क्या तुम्हें केवल अणु या यौगिक नजर आ रहे हैं, या आयन नजर आ रहा है, या कोई भौतिक अवस्था चेंज हो रही है? तो क्या इसमें भौतिक अवस्था चेंज हो रही है? नहीं भाई, PCl5 गैस टूट रहा है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। और इसमें कोई आयन भी नहीं है, आयनिक अभिक्रिया थोड़ी ना है। याद करो क्लासिफिकेशन हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। तो आयनिक अभिक्रिया क्या होती है? आयनिक अभिक्रिया का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो आयनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चों? जैसे CH3COOH है। अब ये CH3COOH हमारा अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ में? मान लीजिए NaOH के साथ में, ठीक है। इसके साथ इसने रासायनिक अभिक्रिया करी और क्या फॉर्मेशन कर लिया? CH3COONA बनाया और साथ में आपका वाटर फॉर्मेशन हुआ। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये मेरी आयनिक रिएक्शन है। कैसे पता मुझे? क्योंकि भाई यहाँ पे CH3COOH जो है ये सबसे पहले विखंडित होगा, विघटित होगा। CH3COO- और H+ में विघटित होगा, और NaOH जो है ये आपका विघटित होगा Na+ और OH- में। फिर ऑपोजिट विपरीत आवेश वाले आयन आपस में नया बंध बना लेंगे और वो ये कंपाउंड आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। CH3COONA लवण है, ये भी आयनों में विखंडित हो सकता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों? ये हमारी आयनिक अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई आयनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, तो ये हमारी आयनिक अभिक्रिया नहीं होगी, ये नॉर्मल रासायनिक अभिक्रिया होगी। आ रही है ना बात समझ में? तो यहाँ पर पहला वाला हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया का। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि अगर मैं ये नीचे वाली रिएक्शन देखता हूं तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? आयनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी आयनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई बच्चों? आयनिक अभिक्रिया हो गई। और ऊपर वाली क्या हो जाएगी? हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखो। मान लो आपका H2O है सॉलिड फॉर्म में। H2O सॉलिड फॉर्म यानी क्या लिया आपने? बर्फ ले ली, ठीक है। अब आपने क्या किया बच्चों? इसको गर्म किया। जब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? ये H2O लिक्विड यानी कि जल बन गया। अब यहाँ पे बताओ क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? नहीं हो रही। क्या कोई आयनिक अभिक्रिया हो रही है? नहीं हो रही। ये केवल एक भौतिक परिवर्तन ही तो है।
भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समान होने चाहिए और केवल उनकी भौतिक अवस्था बदलनी चाहिए। तो पहले वो सॉलिड था, अभी वो लिक्विड हो गया आपका। तो ये कैसा है हमारा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो पहली वाली हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरी भौतिक परिवर्तन है और तीसरी वाली जो है ये आयनिक अभिक्रिया है, जो कि अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है जिसको हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इन तीनों के अंदर जब साम्य आता है तो उसको अगर रासायनिक अभिक्रिया में हमारा साम्य आएगा तो उसको हम रासायनिक साम्य बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन में अगर साम्य आएगा तो भौतिक साम्य बोलेंगे, आयनिक अभिक्रिया में अगर साम्य आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक साम्य बोलेंगे। क्लियर है? तो ये एग्जांपल्स नोट कर लो यहां तक। अभी तो ये रिएक्शंस के बेसिस पे हमने क्या किया है, साम्य को क्लासिफाई किया है। चलो बच्चों अभी हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करी जाए तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि जब पुराने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बंध बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि जब अभिकर्मकों के पुराने बंध विघटित हो जाए, विखंडित हो जाए तथा वह नए बंध बनाकर नया उत्पाद बना लें तो उसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी सबसे पहले। जब अभिकर्मकों के पुराने बंध टूटकर परमाणुओं के मध्य नए बंध बनते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं इसके। N2+3H2 क्या बना लेगा आपका, 2NH3 फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखो पहले यहाँ नाइट्रोजन के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था। यहाँ हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अभी क्या बन गया आपका भाई, हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और क्या हो जाएगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया, मान लो आपका क्या है, PCl5 है। PCl5 कैसे विघटित हुआ था, PCl3+Cl2 में। और क्या हो जाएगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अपना क्या हो गया NH, ठीक है, N+O2 क्या फॉर्मेशन कर गया, NO फॉर्मेशन कर गया। ये भी क्या हो जाएगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, CaCO3 को गम किया हमने तो क्या मिलेगा, CaO मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। यानी जहां पर पुराने बंध टूटे और नए बंध बने उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना उसमें आयन नहीं होना चाहिए, अगर उसमें आयन हो गया तो वो आयनिक अभिक्रिया में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, यहां पर आयन उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल्स नोट करो, उसके बाद लिखना यहां पर आयन उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयन उपस्थित नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के वर्गीकरण पे चलते हैं। तो हेडिंग डाल लो रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो देखो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम इसमें लेने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो पहली कौन सी आएगी इसके अंदर अपनी, धीमी अभिक्रिया, धीमी रासायनिक अभिक्रिया।
जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, स्लो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको, स्लो केमिकल रिएक्शन। तो भाई वो रासायनिक अभिक्रिया जिनके होने में कई घंटों का या कई दिनों का या कई साल का समय लगता हो, उनको क्या बोलते हैं हम, धीमी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे भाई जंग लगना, अगर कहीं पे हम जंग लगने की बात करें तो जंग बेटा ऐसा नहीं है कि फटाक से लग जाएगा। ठीक है, जंग जो लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। हो सकता है आपको 2 दिन बाद, अगर मान लो आपने कोई लोहा लिया, लोहे को बाहर रख दिया मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो 2-3 दिन में उस पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी। तो जंग लगना कैसी प्रक्रिया हो गई बच्चों, धीमी रासायनिक अभिक्रिया की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूं, ये तो तुम लोगों को पता ही है, एग्जाम्पल एक नोट कर लेना। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, तेज रासायनिक अभिक्रिया। तेज रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तेज रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होगी, जिसमें हमारा ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी वो रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। ज्यादातर हमारी जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं फास्ट रिएक्शंस में काउंट होती है। ठीक है, बाकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो जनरली कैसे नेचर की होती हैं, स्लो नेचर की होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये कैसे नेचर की होती हैं, फास्ट नेचर की होती हैं। इसमें भी अगर मैं और एग्जाम्पल बात करूं तो एसिड बेस उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो कैसे नेचर की होती है हमारी, फास्ट नेचर की होती है। यानी आपने एसिड लिया HCl, उसमें NaOH बेस लिया, दोनों को मिलाया, फटाक से क्या हो जाएगी आपकी वहां पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, स्पीड के बेसिस पे। स्पीड के बेसिस पे हमारी रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग में वर्गीकृत की गई है, 2। पहली कौन सी है, धीमी, और दूसरी कौन सी है, तेज। इसके बाद बच्चों अभी दूसरा हम तापमान के बेसिस पे वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो दूसरा जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान के बेसिस पे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। एक होती है हमारी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा हमारी कौन सी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी की तो डेफिनेशन लिख लो इसकी। ठीक है, ये डाल लो, ऑन द बेसिस ऑफ तापमान। पहला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे N2 की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ कराता हूं तो ये मेरा क्या फॉर्मेशन कर लेता है, अमोनिया फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है बच्चों, ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती है, यानी इसमें ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना, ऊष्माक्षेपी के अंदर डेल्टा H बराबर नेगेटिव। डेल्टा H कैसा होगा, डेल्टा H सिंबल होता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन। अगर ऊर्जा निकलती है तो उसको हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव, और ऊर्जा अगर ग्रहण होती है तो हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी डिटेल इसकी थर्मोडायनेमिक्स में आएगी, तो अभी की तो केवल इतना ध्यान रखो, ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये एग्जाम्पल नोट कर लो इसमें। उसके बाद सेकंड नंबर डाल के लिखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी की परिभाषा लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ग्रहण होती है
जिसमें ऊर्जा ग्रहण होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रहण करेगा उसे क्या बोलेंगे भाई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों तोड़ने के लिए अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, तो मुझे यहाँ पे ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी बच्चों? देनी पड़ेगी। मेरे को CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। जब मैं इसको गर्म करूंगा तभी ये टूटेगा CaO और CO2 के अंदर, यानी इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं इसमें तो जैसे PCl5, यूं समझ लो जितनी भी विघटन वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, या जिसमें क्या होता है? डिसोसिएशन होता है, ठीक है ना, डिसोसिएशन, विघटन यानी कि टूटना, वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगा बच्चों? विघटन होगा, वो सामान्यतः कैसी होती है? हमारी एंडोथर्मिक। और वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सामान्यतः संयोजन होता है, क्या होता है? संयोजन। संयोजन यानी जुड़ना। ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें सामान्यतः क्या होता है? संयोजन होता है, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? हमारी ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जब आएंगे उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मोस्टली संयोजन वाली एक्सोथर्मिक और डिसोसिएशन वाली एंडोथर्मिक नेचर की होंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा किसके बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, दिशा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो बच्चों दिशा के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया दो भाग में वर्गीकृत होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एक जो एक ही डायरेक्शन में चलती है और दूसरी जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती हैं। जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं उसको बच्चों बोलते हैं हम इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, और हिंदी में बोला जाता है इसको अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो इसको बोलते हैं बच्चों उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या होता है भाई? वो रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती हो, यानी अग्र दिशा में ही हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि जो दोनों दिशाओं में हो रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो। अनुत्क्रमणीय के अंदर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकर्मक से उत्पाद ही बनता है, जिसमें केवल अभिकर्मक से उत्पाद ही बनता है, उसे हम अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी रिवर्सिबल रिएक्शन का लिखो डेफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक से उत्पाद तथा साथ ही साथ अभिकर्मक से उत्पाद तथा साथ ही साथ उत्पाद से अभिकर्मक भी बनता है,
उत्पाद से अभिकर्मक भी बनता है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो, यानी कि ये रिएक्टेंट है, इससे केवल क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है, यानी केवल ये अग्र दिशा में ही जा सकती है अभिक्रिया। तो ये किस कैटेगरी में आएगी, हमारी इरिवर्सिबल में। जबकि रिवर्सिबल में क्या होगा, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ में प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट भी फॉर्मेशन हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो चौथा है बच्चों हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, कि भाई हमारा मिश्रण कैसा है, हमारा जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भौतिक अवस्थाएं कैसी है। तो आप ये बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की अगर बात करी जाए तो इसके आधार पर हम दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, कैसा होता है, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, तो समांगी रासायनिक अभिक्रिया और विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया दो होते हैं। समांगी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन, और विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब बात करते हैं ये होती क्या है। तो देखो आपका कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बच्चों जितने भी अभिकर्मक और उत्पाद हैं उन सबकी भौतिक अवस्था अगर सेम है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे समांगी मिश्रण, समांगी रासायनिक अभिक्रिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे मान लो तुमने अभी एक रिएक्शन लिखी थी N2+3H2, ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, हमारा अमोनिया फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो कंटेनर में आपको तीनों ही क्या मिलेंगे, गैस मिलेंगे। तो तीनों अगर गैस हैं तो ये किस कैटेगरी का एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा समांगी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं CaCO3 लिया मैंने और CaCO3 को गर्म किया और इसको गर्म करने पे मिलेगा CaO जो कि ठोस होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसा होगा, गैसीय प्रवृत्ति का होगा। तो अगर भौतिक अवस्था अलग अलग है, जैसे ये दोनों क्या है, सॉलिड सॉलिड है और ये एक गैस हो गया, तो अगर भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है तो उसको किस कैटेगरी में डालते हैं हम, विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट समांगी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर डेफिनेशन लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकर्मक तथा उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, उन्हें हम समांगी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम समांगी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ये एग्जांपल लिख लो, N2+3H2 gives 2NH3, और दूसरा लिखो विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया। विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक अथवा उत्पाद में कोई भी एक भिन्न भौतिक अवस्था में हो तो उसे विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम विषमांगी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा समांगी और विषमांगी के अंदर भौतिक अवस्था के आधार पे। एक बार याद दिला दूं, रासायनिक अभिक्रियाओं को है ना हम विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे
हमने अभी वर्गीकरण में देखा, सबसे पहले हमने जो वर्गीकरण किया वो स्पीड के बेसिस पे किया कि कितनी जल्दी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बेसिस पे हमने दो भाग में वर्गीकृत किया है, स्लो और फास्ट रिएक्शन के अंदर। दूसरा हमने किसके आधार पे किया बच्चों? तापमान के आधार पे किया। अगर तापमान के आधार पे हम लोग करते हैं तो वो हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें हमारी ऊर्जा निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें ऊर्जा ग्रहण होती है। तीसरा हमने डायरेक्शन के बेसिस पे किया, अगर एक ही दिशा में, अग्र दिशा में ही जारी है केवल रासायनिक अभिक्रिया, तो वो क्या किस कैटेगरी में आती है? हमारी अनुत्क्रमणीय। और अगर वो दोनों दिशाओं में हो सकती है तो उत्क्रमणीय कहलाती है। चौथा हमने भौतिक अवस्था के आधार पे किया। भौतिक अवस्था के आधार पे हम दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है, समांगी क्या होता है? जिसमें सारा सेम फिजिकल स्टेट हो, भौतिक अवस्था समान हो। और विषमांगी क्या होता है? अगर एक भी भिन्न भौतिक अवस्था में होगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारा हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं की। अब एक बात बताऊं आपको, जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े ना, इसके अंदर हमारा जो स्लो स्टेप था, स्लो रिएक्शन थी, स्लो रिएक्शन, ठीक है। स्लो फास्ट में से कौन सी ली हमने? स्लो। और बाई डायरेक्शनल वाली हमारी कौन सी हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, होमो, हेट्रो, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, इन सभी के अंदर हमारी इक्विलिब्रियम आ सकता है, साम्य आ सकता है। यानी कि जितने भी हमने 4 दूनी 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी ना, उसमें से केवल 2 ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में साम्य नहीं आता। पहला कौन सा होता है हमारा? जो इरिवर्सिबल हो, यानी कि अनुत्क्रमणीय हो, और दूसरा जो फास्ट रिएक्शंस हो। तो स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिख लो। तेज गति की रासायनिक अभिक्रिया, तेज गति की रासायनिक अभिक्रिया तथा अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में साम्य नहीं आता है। ठीक है, 2 ही जगह पे साम्य नहीं आएगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे नहीं आता है? एक तो फास्ट रिएक्शन में नहीं आता है, और दूसरा किस में नहीं आता है? हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने बेसिक क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं। अभी थोड़ा सा हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वो पॉइंट हमें नहीं पता होगा बच्चों तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट है हमारा बच्चों रेट लॉ। क्या है हमारा? रेट लॉ, दर नियम। ठीक है, अब ये वैसे तो आपका क्लास 12th का पार्ट है, लेकिन बिना इसको पढ़े हम लोग 11th क्लास का इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हल्का इसका आइडिया देना है आपको भी केवल आइडिया लेना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों देखो, दर नियम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। इसको अगर समझ में नहीं आया तो इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट की। रेट का मतलब क्या होता है? दर का मतलब क्या होता है? तो देखो, मान लो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने समय में, ठीक है, तो वो क्या होती है अपनी डिस्टेंस ट्रेवल इन पर टाइम, वो क्या होती है? हमारी वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, दूरी का परिवर्तन प्रति समय में क्या कहलाता है? आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट का मतलब क्या हो गया? आप टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, यानी जहां पर भी आपको रेट नजर आ गया इसका मतलब आप समय के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समय के रेस्पेक्ट में हम लोग वहां पर बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रेट लॉ यानी कि दर नियम, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन टर्म आती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो भाई ये सिंपल सा स्टेटमेंट है
कि भाई हमारा कितना रिएक्टेंट कितने समय में प्रोडक्ट में परिवर्तित हो पा रहा है। मान लीजिए हमने ए कोई एक रिएक्टेंट लिया, ये रिएक्टेंट हमारा बी में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सपोज करिए मैंने इसका 1 मोल लिया है और ये तो रहा ही नहीं होगा। टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये घट के कितना हो गया, 0.7 मोल हो गया मान लीजिए, और ये क्या बना मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करूँ ना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, देखो भाई कितना कंसंट्रेशन, सांद्रता में कितना परिवर्तन, सांद्रता बोल लो चाहे मोल बोल लो, मोल में कितना परिवर्तन आ रहा है भाई, बाद में कितना हो गया 0.7 और पहले कितना था 1, यानी कितने का चेंज हो गया आपका -0.3 का, अपॉन टाइम कितना चेंज हो रहा है 2 - 0, यानी कि -0.3/2, यानी कि -0.2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब बच्चों यहाँ पे माइनस साइन और लगा लो ताकि हमारी दर क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके। ये समझो कि दर कभी नेगेटिव नहीं होती है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में तो फिर भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वहाँ पर भी नेगेटिव साइन हमें बता क्या रहा होता है, डायरेक्शन के बारे में ही बता रहा होता है, बाकी उस नेगेटिव साइन का और कोई इंपॉर्टेंस वहाँ पर होता नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे 0.15 मोल प्रति सेकेंड। अब इससे तुम लोग मतलब क्या निकालोगे कि भाई 0.15 मोल प्रति सेकंड, तो सर आपने बता दिया, इसका मतलब क्या है। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक सेकंड में 0.15 मोल हमारा अभिकर्मक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना मोल परिवर्तित हो रहा है, 0.15 मोल परिवर्तित हो रहा है, यही तो मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां से बच्चों में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और आगे नेगेटिव साइन। ठीक है, अब यहां पर देखो ये मान लो आपका 0.3 मोल बन गया, कितने 2 सेकंड में, तो यहां से भी तो सेम ही निकल के आएगी, लेकिन क्या यहां पर तुम्हें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर अभिकर्मक की तरफ से लिखना है तो रिएक्टेंट की तरफ से ये हो जाएगा हमारा, और अगर प्रोडक्ट की तरफ से लिखना है तो प्रोडक्ट की तरफ से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, हमारी सांद्रता या मोल के परिवर्तन प्रति समय में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति सेकंड खर्च होने वाले अभिकर्मक अथवा बनने वाले उत्पाद के मोल की संख्या अथवा सांद्रता को हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट, भाई कितना रिएक्टेंट कितने समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, वहां पे रेट मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं
उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है, ठीक है। तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो भाई सिंपल सा स्टेटमेंट हमने उसमें लिखा, क्या लिखा हमने कि भाई कितना अभिकर्मक खर्च हो रहा है या कितना उत्पाद बन रहा है प्रति समय में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिक्रिया की दर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था इसका। यहां से हमने ये पता लगा लिया अभिक्रिया की दर क्या होती है, ठीक है ना। अभी बच्चों इसके अंदर हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, वो है हमारा एक्टिव मास, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है ना। तो सक्रिय द्रव्यमान हेडिंग डाल लो। सक्रिय द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। एक्टिव मास, ठीक है। अब सक्रिय द्रव्यमान बेसिकली होता क्या है, देखो मान लो कि मैंने क्या लिया भाई 1m, ठीक है, CH3COOH ले लिया, ठीक है, CH3COOH ले लिया मैंने, कितना 1m। अब ये मान लो टूट रहा है मेरा CH3COO माइनस में टूट रहा है और H प्लस में टूट रहा है। अब ये पूरा का पूरा विघटित विखंडन इसका नहीं होगा, 1m का विखंडन नहीं होगा। ये मान लो मेरा प्रोडक्ट जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 0.2 या 0.2m बना रहा है। इसका भी 0.2 बनेगा, इसका भी 0.2m बनेगा। तो मुझे बताओ क्या हमारा जो CH3COOH है इसकी पूरी सांद्रता परिवर्तित हो रही है उत्पाद में? नहीं हो रही। इसका केवल कितना भाग परिवर्तित हो रहा है, 20% भाग ही इसका परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो एक्टिव मास होगा CH3COOH का, जो एक्टिव मास होगा वो 1m नहीं होगा हमारी रासायनिक अभिक्रिया में, वो कितना होगा, वो होगा केवल 0.2m। बात आ रही है कुछ समझ में? तो सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास होता क्या है कि वास्तविकता में रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिकर्मक का कितना भाग इस्तेमाल हुआ है, वो क्या होता है, हमारा एक्टिव मास होता है। मान लो हमने बोला कि भाई हमारे पास क्या है, NaCl दिया हुआ है 58.5 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम हमें NaCl दिया हुआ है। और इसके लिए जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, ठीक है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट बच्चों यही बताता है हमें कि इसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो कितना है, सपोज करो 80% है, ठीक है, कितना है 80%। और टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा वो मान लीजिए 1 लीटर है। तो यहां से अगर मैं कंसंट्रेशन बना लूं NaCl की तो वो कितनी आएगी, 1 मोल प्रति 1 लीटर, यानी कि 1m आ जाएगा। लेकिन मेरे काम का 1 नहीं है हमारे लिए, ये तो इसकी मोलैरिटी हो गई। इसका जो एक्टिव मास होगा ना, एक्टिव मास इसका कितना हो जाएगा बच्चों, देखो कितना है 1, और एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना है 80, यानी एक्टिव मास कितना है 0.8। यानी कि यूं समझ लो कि ये एक तरीके से इसकी एफिशिएंसी के बारे में बता रहा होता है कि भाई आपने लिया तो 1m है, लेकिन उसमें से यूज कितना हो रहा है, इस्तेमाल कितना हो रहा है। तो इस्तेमाल कितना हुआ, केवल 0.8 ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक्टिव मास का फॉर्मूला लिखूं तो एक्टिव मास हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मास इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा एक्टिव मास, कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। लिख लो इसको, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सक्रियण गुणांक या सक्रियता गुणांक, सक्रियता गुणांक। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, मेन यही है एक्टिव मास क्या हो गया, कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, सक्रियता
द्रव्यमान की परिभाषा लिख लो। किसी अभिकर्मक का वास्तविकता में इस्तेमाल होने वाला द्रव्यमान अथवा सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये सक्रियता गुणांक की भी परिभाषा लिख लो। सक्रियता गुणांक, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? म्यू हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखो। किसी अभिकर्मक का कितना प्रतिशत भाग उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उसे हम सक्रियता गुणांक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? हम सक्रियता गुणांक बोलेंगे। ये नोट कर लीजिए और साथ ही साथ में ये एग्जांपल्स में नोट कर लेना। एक एग्जांपल ये हो जाएगा और एक एग्जांपल इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी नोट करने के बाद लिखना, शुद्ध ठोस तथा जलनी द्रव्य है ना, शुद्ध ठोस तथा द्रव्य यानी कि प्योर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, शुद्ध ठोस तथा द्रव्य का सक्रियता गुणांक 100% लिया जाता है। ठीक है, सक्रियता गुणांक उसका कितना लेते हैं? 100% लेते हैं। यानी कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होंगे उनका जो एक्टिव मास होगा वो किसके बराबर होगा? उनकी सांद्रता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस बात को समझो कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो सक्रियता गुणांक है वो 100% क्यों लिया जाता है। तो देखो उसके पीछे कारण क्या है, देखो उसको हम समझते हैं एक छोटे से डेरिवेशन से। उसका डेंसिटी का डेरिवेशन हम लोग करते हैं अभी, है ना। तो देखो बच्चों, डेंसिटी की अगर हम बात करें यानी घनत्व की बात करें तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो वॉल्यूम किस में ले लीजिए? ml में ले लीजिए या लीटर में ले लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा पड़े। अब डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। मैं क्या करता हूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो मास, जैसे मान लो आयरन है ना, आयरन की बात करें तो आयरन का घनत्व निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अब मैंने ऊपर भी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेंसिटी बराबर मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इनटू मोलर मास। डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन इनटू मोलर मास, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डेंसिटी अपॉन मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बात को समझो कि जैसे जैसे हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी वैसे वैसे हमारी क्या डेंसिटी पे कोई चेंज आएगा? नहीं, हमारी डेंसिटी नहीं बदलने वाली। मोलर मास भी उसका नहीं बदलने वाला, यानी उसका कंसंट्रेशन भी नहीं बदलने वाला, उसका कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि उसका डेंसिटी और मोलर मास दोनों क्या है? फिक्स है। जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो उसका एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन के बराबर है और एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना है उसमें? 100% है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन लिख लो इसके अंदर। और डेरिवेशन लिखने के बाद लास्ट में नोट करना, चूंकि शुद्ध ठोस तथा द्रव का घनत्व
तथा मोलर द्रव्यमान, शुद्ध ठोस तथा द्रव्य का घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान दोनों ही परिवर्तित नहीं होते हैं, दोनों ही परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए उनकी सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए उनकी सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है तथा उसका सक्रियता गुणांक 100% लिया जाता है, तथा उसका सक्रियता गुणांक 100% लिया जाता है। कितना लेते हैं हम उसका सक्रियता गुणांक भाई? 100% लेते हैं, यानी कि एक तरीके से 100/100 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी कि भाई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है इसका सक्रियता गुणांक हम लोग 100% यानी कि 1 क्यों लेते हैं। अब मान लो ये सॉलिड नहीं हो, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं है, मान लो कोई सॉल्यूशन है, तो कोई सॉल्यूशन अगर होगा तो उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डेंसिटी तो उसकी बदलती रहेगी। अगर तुम उसमें पानी मिला दोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आ रही ना बात समझ में? तो इसलिए प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का चेंज नहीं होता और जो सॉल्यूशन होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उनका हमारा चेंज होता है। ठीक है, चलो अब इस पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट यानी कि सक्रियता द्रव्यमान पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं सक्रिय द्रव्यमान से रिलेटेड। जैसे पहले अगर पार्ट की बात करी जाए तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? निम्न के लिए सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो जब तक हमें वो सक्रियता गुणांक के बारे में कुछ नहीं बोल रहा ना, तब तक तो वो तुम्हें कितना लेना है? 100% लेते हुए चलना है। वैसे तो हमारे क्वेश्चंस में ये 99.9% केसेस में हमारा डिस्कशन होता ही नहीं है, लेकिन हाँ कभी वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो सक्रियता गुणांक पे ही अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना तो ही वो देगा, अदरवाइज वो कभी देता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में, अच्छा सक्रियता गुणांक अगर 1 हो गया तो सक्रिय द्रव्यमान और सांद्रता बराबर होगी। यानी अगर तुम्हें कहीं पर सक्रिय द्रव्यमान पूछा है यानी तुम सांद्रता निकाल लो, वहां पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी तुम्हें सक्रियता गुणांक का आइडिया दिया है? नहीं दिया। अगर आइडिया नहीं दिया है इसका मतलब वो 1 ले लो, उसका डिस्कशन ही नहीं करना तुम्हें। तो कुल मिला के यहाँ सक्रिय द्रव्यमान जो है तुम्हें निकालना क्या है? इसकी जगह पे सांद्रता कैलकुलेट करनी है। चलो भाई बात करते हैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पहले क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भैया CaCO3 जो है इसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 1 मोल प्रति लीटर आ जाएगी, चाहे यहाँ पे द्रव्यमान कुछ भी दिया हो। क्यों भैया? क्योंकि हमें पता है सक्रिय द्रव्यमान इसका कितना होता है? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का 1 होता है, यानी इसका सक्रिय द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 1 मोल प्रति लीटर। कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत है? हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजन गैस है। अब गैस के लिए अगर तुम्हें सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है यानी कि उसकी सांद्रता ज्ञात करनी है तुम्हें बेसिकली, और सांद्रता क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस के केस में अगर सॉल्यूशन है तब तो तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं है, गैस है, तो गैस के केस में वॉल्यूम किसका आएगा? पूरे कंटेनर का आएगा। तो मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में यहां पर लूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा ध्यान से सुन लो। अगर हमारा सॉल्यूशन है यानी कि विलयन है, तो विलयन में तो सांद्रता निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या लगाते हैं वहां पे फॉर्मूला? विलेय के मोल, ठीक है, बटा विलयन का आयतन, ये लगा देते हैं हम लोग। लेकिन अगर गैस है तो गैस के केस में भैया विलयन तो है नहीं, गैस है। गैस के केस में तुम्हें क्या करना है? मोल ऑफ गैस, जो भी गैस है उसके मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो तुम्हारे पूरे पात्र का वॉल्यूम है वो पुट कर दो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं 2 मोल दिया है N2 का, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2 मोल, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? 10, तो सीधे सीधे कितना आ गया? 0.2 मोल प्रति लीटर। ये क्या हो जाएगा? हमारा इसका एक्टिव मास हो जाएगा। ठीक है, अभी अगले पार्ट की देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में बोल रहा है अपने को 2 ग्राम अणु N2। अच्छा 2 ग्राम अणु, 2 ग्राम अणु क्या होता है बच्चों? 2 ग्राम अणु का मतलब 2 मोल ही दिया है ना तुमको। इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हें 2 मोल के बारे में ही तो दिया है, तो 2 मोल N2 यहाँ दिया है, इससे पहले भी 2 मोल दिया था, तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम ही आ जाएगा। अगला बात करते हैं 14 ग्राम N2 की बात करते हैं।
तो पहले तो मैं मोल बना लेता हूँ N2 के मोल कितने हो जाएंगे 14/28 यानी कि 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मोल की अगर बात करी जाए, ये हमें N2 का दे दिया और 10 लीटर का पात्र है। तो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं यानी एक्टिव मास ऑफ N2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा वो मोल ऑफ N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ पात्र, कंटेनर का आयतन किसमें लीटर में। फॉर्मूला वैसा ही है सॉल्यूशन जैसा, लॉजिक से चेंज है केवल। यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन कितना है बच्चों 10 है, तो 10 है तो कितना हो जाएगा 0.05 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका एक्टिव मास हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 4 ग्राम अमोनिया यदि 5 लीटर पात्र में उपस्थित है। तो भाई 4 ग्राम जो अमोनिया है वो हमारा 5 लीटर पात्र में उपस्थित है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, मोल बना लेते हैं। मोल कितना हो जाएगा 4/16 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। ये हमारा मोल हो गया। इसके बाद वॉल्यूम हमें कितना दिया है 5 लीटर। तो यहाँ से अगर मुझे सक्रिय द्रव्यमान देखना है मीथेन का तो वो क्या हो जाएगा मोल मीथेन का अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल कितना हो गया 1/4 और वॉल्यूम कितना है इसका 5 लीटर है। सॉल्व कर लो, 1/20 मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा इसका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। तो अभी तक तो देखो बच्चों यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को एक्टिविटी कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि उसने बोला ही नहीं था। जब बोला ही नहीं है तो भाई काय को अपने को उसको यूज में लेने का, जब बोले तभी उसको यूज में लो, बिना फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी तीसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, N2 तथा H2 के लिए सक्रियता गुणांक 0.8 है। N2 तथा H2 मिश्रण के लिए सक्रियता गुणांक 0.8 है, यानी म्यू की वैल्यू इसने कितनी दे दी अपने को यहाँ पे 0.8 दे दी है। यदि 2 मोल N2 को 4 लीटर पात्र में डाला जाए तो N2 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कंसंट्रेशन अगर मैं N2 का ज्ञात करूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल कितना है 2/4 यानी कि कितना हो जाएगा आधा मोल प्रति लीटर। ये तो सांद्रता हो गई। अब बात करते हैं हम सक्रिय द्रव्यमान की। तो सक्रिय द्रव्यमान नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 मोल प्रति लीटर था और सक्रियता गुणांक से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 0.8 यानी कितना हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा इसका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अब भैया ये जरूरत क्या आ रही थी कि सक्रिय द्रव्यमान और सांद्रता इनको अलग अलग किया, देखने में तो एक जैसे ही है। तो देखने में एक जैसे हैं लेकिन वास्तविकता अगर तुम देखो तो तुम भाई कितनी तुम्हारे पास 5 रोटी, अब तुम 5 रोटी तो खा नहीं रहे हो, खा कितनी रहे हो 4 रोटी खा रहे हो। तो तुम्हारे काम की 5 रोटी है कि 4 रोटी है, तुम्हारे काम की तो 4 रोटी है ना, 5 रोटी 1 रोटी तो वेस्ट हो गई। ऐसे ही तुमने यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों लिया तो कितना है 2 मोल 4 लीटर में यानी कि 0.5 मोल प्रति लीटर में लिया है, 1 लीटर में 0.5 लिया है। लेकिन तुम्हारे वो पूरे काम का थोड़ा ना पूरा रिएक्शन में जा ही नहीं रहा। तो तुम अगर कोई कैलकुलेशन करोगे तो पूरी सांद्रता का क्यों इस्तेमाल करोगे, तुम तो उस सांद्रता का इस्तेमाल करोगे ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, चेंजेस कैसे हो रहा है, प्रेशर का चेंज कितना हो रहा है,
आयतन का चेंज कितना हो रहा है, वो सब किन बातों पे निर्भर करेगा कि कितना वास्तविकता में सांद्रता इस्तेमाल या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है। ठीक है, तो बाकी तो वेस्टेज है हमारे लिए, उसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, चलो ये क्या था, अभी हमारा सक्रिय द्रव्यमान था। अब ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन, जो अभी अगला सेक्शन हम देखने जा रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हालांकि डेफिनेशंस वगैरह में बच्चों आपको सक्रिय द्रव्यमान नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको कंसंट्रेशन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वहां पे बाय डिफॉल्ट सक्रिय गुणांक की वैल्यू कितनी लेते हुए चलते हैं, 1 यानी कि 100%। ठीक है, चलो अभी अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं अभी हम। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये रेट लॉ तक पहुंचने का एक जरिया है। याद करो, मैंने रेट लॉ हेडिंग डाला, उसके बाद रेट एक्सप्रेशन हमने देखा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद एक्टिव मास देखा, अभी हम लॉ ऑफ मास एक्शन देख रहे हैं, इसके बाद ही हम रेट लॉ पे जा पाएंगे, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अभी हम देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों कहता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे सपोज करो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो हमारा दर व्यंजक यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो समानुपाती होगा इन दोनों अभिकर्मकों के, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितने भी हैं उन सभी अभिकर्मकों के एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के, और जो इनकी स्टाइकोमेट्री होती है वो कहाँ चली जाती है, इनकी पावर में चली जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन का। यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों तो रेट क्या हो जाएगा, के A की पावर A एंड B की पावर B के हो जाएगा। ये हमारा होता है बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर दोबारा एक बार समझिए, मान लीजिए आपको कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है A और दूसरे रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया हो रही है B के साथ, कैपिटल A कैपिटल B मैंने मेंशन किए हुए हैं, और इनके जो रस समीकरण है यानी कि स्टाइकोमेट्री है वो स्मॉल a और स्मॉल b है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो इस अभिक्रिया की दर होगी यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो समानुपाती हो जाएगी जो भी हमारे अभिकर्मक हैं उनके एक्टिव मासेस के गुणनफल के, और उन एक्टिव मासेस की पावर में क्या जाएगी, उनकी स्टाइकोमेट्री जाएगी। ठीक है, तो यहां से रेट बराबर क्या हो जाएगा, जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां कांस्टेंट आता है, के वहां पे साइन है, A की पावर A B की पावर B। जो K है बच्चों वो क्या कहलाता है, हमारा दर नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दर नियतांक। क्लियर ना। चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी। लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ठीक है, हिंदी में हेडिंग डाल लो, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार, कॉमा, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनकी घात पर रस समीकरण होते हैं, तथा उनकी घात पर रस समीकरण होते हैं। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लो, दर नियतांक
तापमान पर निर्भर करता है। दर नियतांक तापमान पर निर्भर करता है। बाकी ज्यादा डिटेल में मत जाओ दर नियतांक के, ये आपका 12th क्लास में डिटेल में आएगा। फिलहाल केवल इतना ध्यान रखो, रेट बराबर क्या होता है कि a की पावर a b की पावर b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने कोई एक रिएक्शन ले ली, जैसे सपोज करो हमने लिया N2, ठीक है, प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो अगर मैं यहां से इसके लिए रेट लिखता हूं तो रेट क्या हो जाएगा K N2 की पावर 1 एंड H2 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दे तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। अच्छा, रेट की अगर बात करें बच्चों तो रेट जो होगा उसकी यूनिट हमेशा सेम ही आएगी। उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी फिक्स यूनिट आएगी। ठीक है ना। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अभी देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे हम क्या है क्वेश्चन, a प्लस 2b गिव्स c। तो यहां से सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हम लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k, और रिएक्टेंट a और b हैं, तो a की पावर 1 एंड b की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब उसने बोला यदि a को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। अब वो क्या बोल रहा है, a की सांद्रता को कितना कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया, तथा b को 3 गुना कर दिया। b को कितना कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया। तो अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी। तो ये मान लो पहले था रेट। अभी सेकंड केस में मैंने क्या बोला, दर नियतांक केवल तापमान से बदलता है, बाकी और वो चेंज नहीं होता, तो k का k ही रहेगा। a की जगह पे अभी कितना कर दिया बेटा, 2 गुना कर दिया, यानी 2a हो गया। और b को कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, यानी 3b हो गया, 3b की पावर 2। यानी यहां से जो रेट होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, देखना 3 3 और 9 2 18 आर के a की पावर 1 b की पावर 2। यानी कि जो हमारी नई रेट होगी दैट इज R2, वो कितने गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी R1 के। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली 18 गुना हो जाएगा R1 के। ठीक है, तो हमारी अभिक्रिया की जो दर है वो 18 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अभी दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हमें, a प्लस हाफ ऑफ b गिव्स c। तो यहां से अगर मैं रेट लिखता हूं तो रेट क्या हो जाएगा, k a की पावर 1 और b की पावर क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 एंड b की पावर हाफ। यदि b 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी। यानी हमने b की सांद्रता को 4 गुना कर दिया, a की सांद्रता के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो वहां पे कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे बच्चों इसको मैं R1 बोल देता हूं। R2 क्या हो जाएगा हमारा, k, a को तो चेंज करना नहीं है, b को कितने गुना कर दिया हमने, 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स ऑफ b की पावर हाफ। तो यहाँ से R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, है ना, k a b की पावर हाफ यानी R1 हो गया। यानी जो अभी हमारी रेट होगी वो कितने गुना हो जाएगी बच्चों, 2 गुना होगी। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर हमारी किस चीज के ऊपर, कि भाई किस तरीके से हमारी रेट जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना। चलो अभी हमने देखा बच्चों एक सिंपल सा इक्वेशन AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताया यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ से जो मैंने रेट बोला दैट इज इक्वल टू K A की एक्टिव मास यानी सांद्रता। देखो मैं एक्टिव मास की जगह सांद्रता बोलूंगा, सांद्रता का मतलब एक्टिव मास ही मानते हुए तुम्हें चलना है। ठीक है ना। तो K A की सांद्रता की पावर A और B की सांद्रता की पावर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। अब ये तो तुम्हें इस्तेमाल करना है जब नॉर्मल केस है, लेकिन अगर तुम्हें आंशिक दाब दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो मान लो गैसीय अवस्था में है। अब गैस है तो ऑब्वियस सी बात है उसका दाब तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो वो दाब दिए हुए हैं, तो उस केस में आप रेट क्या लिख सकते हो, तो उस केस में बच्चों रेट हो जाता है हमारा के, ए का आंशिक दाब की पावर ए और बी के आंशिक दाब की पावर बी। तो आंशिक दाब अगर मैं तुम्हें बताऊं आंशिक दाब क्या होता है, तो देखो ये डाल्टन का नियम है, डाल्टन ने हमें आंशिक दाब की परिभाषा दी थी। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, डाल्टन ने क्या बोला कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा गैसेज है, ठीक है, अक्रियाशील गैसें होनी चाहिए। तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 गैसें हैं, तीनों आपस में कैसी हैं बच्चों, अक्रियाशील। अगर ये क्रियाशील प्रवृत्ति की होंगी तब तो ये अभिक्रिया करके कुछ नया ही उत्पाद बना लेंगी ना, तो ये कैसे नेचर की, हमारी अक्रियाशील प्रवृत्ति की है। तो अक्रियाशील प्रवृत्ति की 3 गैसें हमारे पास ए बी और सी। इसका मान लो हमने 5 ग्राम इस्तेमाल किया, बी का हमने 10 ग्राम इस्तेमाल किया, सी का मान लो 15 ग्राम इस्तेमाल किया, तो क्या तीनों का आंशिक, तीनों का दाब सेम आएगा क्या, नहीं आएगा, तीनों अलग अलग प्रेशर देंगी, ठीक है ना। तो इसका आंशिक दाब मान लो पी ए, इसका आंशिक दाब मान लो पी बी और इसका आंशिक दाब मान लो पी सी। तो ये जो कंटेनर है ना हमारा जिसमें ये तीनों गैसें हैं, इसमें टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इन तीनों के आंशिक दाब के योग के बराबर हो जाएगा। ये है हमारा डाल्टन का सिद्धांत। तो हेडिंग डाल लो यहाँ पे, डाल्टन का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत, क्लियर, उसमें ये नोट कर लो। तो क्या बोला मैंने, अक्रियाशील गैसें हैं ए बी सी, पी ए पी बी पी सी, तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो बच्चों ए का मूल अंश है एक्स ए, बी का मूल अंश है एक्स बी और सी का मूल अंश है एक्स सी। अगर मान लो तुम्हें एक्स ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ए का मूल बटा टोटल मूल, जो अपन ने सॉल्यूशन में किया है ना वैसे ही करना है, Na प्लस एनबी प्लस एनसी। फर्क केवल इतना है कि वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, यहाँ तीनों चीजें होंगी ए बी और सी। आपको मूल अंश ज्ञात करना है बच्चों बी का, तो ये क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। आपको मूल अंश ज्ञात करना है सी का, तो क्या होगा, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। अब मान लो तुम्हें टोटल प्रेशर दिया है, ठीक है, और तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ये काम आएंगे भाई। अगर मान लो तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालना है बी का, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तुम्हें सी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, आंशिक दाब ज्ञात करते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार, डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई 3 अक्रियाशील गैसें हैं ए बी और सी, ए का आंशिक दाब है पी ए और मोल अंश है एक्स ए, बी का आंशिक दाब है पी बी और मोल अंश है एक्स बी, सी का आंशिक दाब है पी सी और मोल अंश है एक्स सी। तो इस पूरे कंटेनर का, चैम्बर का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो भाई जितने भी गैसेस हैं उन सभी गैसेस के आंशिक दाब को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। या मान लो तुम्हें टोटल प्रेशर दिया हुआ है और तीनों का मोल अंश पता है, तुम्हें क्या निकालना है, तीनों का आंशिक दाब निकालना है। तो क्या करोगे, टोटल दाब को मोल अंश से गुणा करके तुम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और मोल अंश कैसे कैलकुलेट करना है, अगर मोल दिए हुए हैं तो वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने बेसिकली पुट किया था वो क्या पुट किया था बच्चों, पार्शियल प्रेशर पुट किया था। सपोज करो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और ये अभिक्रिया कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ में, और क्या बना रही है, अमोनिया गैस फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं रेट लिखता हूं तो रेट बच्चों 2 तरीके से लिख सकता हूं।
एक तो मैं क्या लिख सकता हूं कि N2 की पावर 1 एंड H2 की पावर 3, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा मैं इसके लिए रेट क्या लिख सकता हूं, मान लो मेरे को आंशिक दाब दिए हुए हैं तो मैं लिख दूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। बोलो आगे बात समझ में? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अभी चलो मैं इस पे आंशिक दाब जो मैंने टॉपिक आपको समझाया ना, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो हीलियम गैस है हमारे पास 4 ग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है हमारे पास 14 ग्राम, ठीक है। और इसमें एक और गैस ले लेते हैं अपन, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, इसका हमने ले लिया 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम। ये मान लो हमने टेम्परेचर ऐसा सेट किया हुआ है कि ये अक्रियाशील प्रवृत्ति की है, अक्रियाशील प्रवृत्ति की है। और इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, सपोज करो 2 atm है। कुल दाब कितना है, 2 atm है। अब यहां पर मेरे को क्या ज्ञात करना है, तीनों का आंशिक दाब ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले मोल बनाऊंगा। मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है इसका 4, और आणविक या परमाणुवीय द्रव्यमान भी कितना होता है इसका 4 ही होता है। यानी मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल यहां से निकल के आएगा, ठीक है। अभी दूसरा नाइट्रोजन का मोल बना लेता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों 14/28 यानी 1/2 यानी 0.5 मोल इसका आ जाएगा। अगला हमें निकालना है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32/32 यानी कि 1 मोल। अब सोच के देखो, अगर इन दोनों के मोल बराबर है तो मोल अंश भी बराबर आएगा, और मोल अंश भी अगर बराबर आएगा यानी दोनों का आंशिक दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो मोल अंश ऑफ हीलियम कितना होगा, 1/1 प्लस 0.5 प्लस 1 यानी कि 1/2.5। मोल अंश ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 0.5/2.5 यानी कि 1/5। मोल अंश ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, सेम 1/2.5 हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मान लो ज्ञात करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या होगा, मोल अंश हीलियम का कितना है 1/2.5 यानी कि ये कितना हो गया 10/25 यानी कि 2/5, 2/5 गुणा टोटल प्रेशर कितना है 2 यानी कितना आ जाएगा 4/5 atm, ठीक है। कितना आ जाएगा 4/5 atm। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी तो सेम ही आएगा 4/5 atm, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम जो है वो देखते हैं अभी हम कितना आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम जो है हमारा वो कितना आएगा, देखो 1/5 हीलियम का कहाँ गया, हीलियम का तो आ गया हमारे पास 4/5, ऑक्सीजन का भी आ गया, नाइट्रोजन का बाकी रह गया। तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, नाइट्रोजन का मोल अंश कितना है 1/5 और टोटल प्रेशर कितना है 2 यानी कितना आ जाएगा 2/5 इसका आंशिक दाब आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा सेक्शन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, और वो मैंने दूसरा तरीका बताया कि रेट को मैं आंशिक दाब की टर्म में कैसे लिख सकता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा। अभी आंशिक दाब वाले रेट पे न्यूमेरिकल बताता हूं मैं आपको कि कैसे आ सकता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें।